हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार ओपन जेसिंग अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या है वेब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन से कर रहे थे, उससे आगे क्या क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो ठीक है, सभी लोग जल्दी से आप लाइव आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के पास वॉइस और वीडियो सब कुछ विजुअल है भैया। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से कि जी विनय पटेल जी गुड आफ्टरनून। डेमो जीएस अकेडमी स्टार्ट करिए सर। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून। आरपी मोटिवेशन जी गुड आफ्टरनून। सभी को क्या है बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर हमारे। और आप क्या करिए, पहले आप एक बार क्या कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए शेयर कर दीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी में शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और एक बार वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहले आप लोग एक बार कमेंट करिए कि वॉइस क्लियर है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को जल्दी से। चलिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से चालू करते हैं। चलिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तीव्रता बोला जाता है, कि अनुरणन बोला जाता है, कि गुंजन बोला जाता है, कि कंपन बोला जाता है। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य, कोई सभागार है उसमें ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलिए जल्दी से आप लोग। तो किसी भैया आरपी मोटिवेशन जी का आ गया भी, बहुत शानदार। तो उसको क्या बोलते हैं, अनुरणन बोला जाता है। ठीक है, अनुरणन बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसको क्या बोलते हैं हम, अनुरणन बोला जाता है। अगर यहाँ पे प्रतिध्वनि होता तो उसको यहाँ पे वो भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पे क्या है अनुरणन है, इसलिए अनुरणन बोला जाएगा। ठीक है, जब क्या बोला जाए, जब ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति होती है वस्तु की मूल आवृत्ति के अगर बराबर हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, अनुरणन बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या जो हमारे सैनिक होते हैं किसी पुल पर, वो कदम ताल उनको क्यों नहीं चलाया जाता है, क्योंकि जो उनके कदम ताल की जो आवृत्ति है अगर पुल की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो हमारा जो पुल है वो गिर जाता है। इसीलिए हम क्या है, जो हमारे जो सैनिक होते हैं उनको कदम ताल क्या है, पुल पर उनको कदम ताल नहीं चलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुरणन। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अब बताइए आप लोग इसका क्या होगा राइट आंसर। कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें तरंगों के तरंगों के किस कारण सुनाई देती है, प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है, कि विवर्तन के कारण सुनाई देती है, परावर्तन की अपवर्तन। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे हम किसी कमरे में बात कर रहे हैं तो बोलते नहीं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे से बोलिए कि नहीं दीवारों के कान होते हैं, पड़ोसी वाला हमारी बातों को क्या करेगा, सुन लेगा। ठीक है, वही पीछे में पूछा गया है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें तरंगों के किस कारण से सुनाई देते हैं, प्रतिध्वनि के कारण, कि विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, हाँ जी, डेमो जीएस अकेडमी जी का आ गया भी, बहुत शानदार डेमो जी। तो देखिए प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे दीवार से परावर्तन के बाद जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, परावर्तित होकर जो ध्वनि हमारे पास दोबारा आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोला जाता है। और परावर्तन अर्थात जो परावर्तित होकर जो ध्वनि हमारे पास आई है। और अपवर्तन, अपवर्तन की जो क्रिया होती है वो हमारी क्या होती है, प्रकाश में होती है। और ये जो विवर्तन हमारा है, विवर्तन अर्थात जो हमारी आवाज है वो तीक्ष्ण किनारों से क्या है, दीवार के माध्यम से, दीवार की जब किसी सभा क्या बोला गया है, जब किसी अन्य कमरे में कोई, किसी कमरे में कोई अगर बात कर रहा है तो क्या दीवारों से के तीक्ष्ण विवर्तन के कारण वो जो आवाजें होती हैं वो दूसरे कमरे में क्या होती है, पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, विवर्तन भैया, विवर्तन के कारण जो हम किसी कमरे में बात कर रहे हैं तो अगले कमरे में जो आवाजें हमारी जाती है वो विवर्तन के कारण जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अब बताइए इसका आप लोग कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है, पास्कल, क्यूरी, डेसिबल या जूल। चलिए बताइए आप लोग।
ठीक है, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ध्वनि की जो प्रबलता है उसको हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, जो हमारे जो सामान्य बातचीत की जो हम समान रूप से जो बातचीत करते हैं उसका कितना होता है, हमारा क्या होता है, 60 डेसिबल होता है ना। जो सामान्य बातचीत की जो भाषा होती है हमारी, सामान्य जो बातचीत करते हैं, बातचीत, तो कितनी उसकी प्रबलता कितनी होती है, 60 डेसिबल होता है। ठीक है, 60 डेसिबल होती है। ठीक है, 60 डेसिबल होता है। विनय पटेल जी का सी आ गया, अक्की जी का सी, बहुत बढ़िया। इसका क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, डेसिबल इसका हो जाएगा। हम जो समान रूप से जो बातचीत करते हैं उसकी जो प्रबलता होती है 60 डेसिबल होती है। अगर 80 डेसिबल से अगर 80 डेसिबल जो होता है, 80 डेसिबल से अगर अधिक की ध्वनि हमें, हम 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि हमें सुनाई देगी तो वो क्या है, हमारे कानों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, वो हानिकारक होती है। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेसिबल। अब बढ़िए भैया आगे चलिए, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बोला गया है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, चलिए बताइए ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, स्पर्शी, अवध्वनि या अतिध्वनि या पराध्वनि। कमेंट कीजिए जल्दी से इसका। विनय पटेल जी का सी आया था, आपकी बार कमेंट कीजिए इसका क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बता दीजिए। तो क्या बोला गया है कि संचार के लिए हाथी जो होती हैं वो हमारी 103 डेसिबल की जो ध्वनि उत्पन्न तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति का ध्वनि का उपयोग करते हैं जिससे कुछ भूमि से होकर गुजरती है। तो इन ध्वनियों को क्या बोला जाता है, जी बड़ी ओनली सक्सेस जी का आ गया बी, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या होगा, अवध्वनि बोला जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवध्वनि। विनय पटेल जी बहुत शानदार, बी होगा इसका राइट आंसर, अवध्वनि। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका आप लोग बताइए, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए श्रव्य तरंगे कितनी होती हैं, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं उसी के विषय में पूछा गया है। इनमें से पूछा गया मनुष्य के लिए, जो मानव, ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं, कितने हर्ट की ध्वनियां होती हैं, तरंगे होती हैं जिनको वो सुन सकते हैं। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली। चलिए पहला क्या होगा, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली। और दूसरा क्या बोला गया है, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली, रेंज वाली। चलिए अब तीसरा क्या बोला गया है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली। और चौथा हमारा बोला गया है 2000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली। तो आरपी मोटिवेशन जी का आ गया है भैया 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से क्या हो गया, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्तियां होती हैं वो मनुष्य क्या करता है, उसको सुन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति होती है उसको अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है, अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है। जो 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको अपश्रव्य तरंगे बोला जाएगा, और जो इसके रेंज में होगी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में उसको क्या बोलेंगे हम, श्रव्य तरंगे बोला जाएगा। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे होंगी, जो 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो तरंगे होंगी, अधिक की होंगी, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको पराश्रव्य तरंगे बोलेगा, पराश्रव्य तरंग बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा, पराश्रव्य तरंगे बोला जाएगा। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे। विनय पटेल जी बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बताइए इसका, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल, देखिए ध्वनि की चाल और ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग और चाल, और क्या भैया, हवा में ध्वनि का जो चाल,
चाल, दोनों कमेंट करके बताइए, वेग और चाल। तो बताइए भैया। देखिए यहाँ पे ध्वनि के जो वेग होता है, ध्वनि की जो चाल होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, और 332 जो वेग वेग जो होता है हमारा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 80 हो जाएगा राइट आंसर। अब बताइए, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? सी, विनय पटेल जी, बहुत बढ़िया। आप कमेंट कीजिए, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? निरंतरता का आभास होता है अर्थात प्रतिध्वनि बोला जाता है, कि सोनिक बूम बोला जाता है, कि परावर्तन बोला जाता है, कि गूंज बोला जाता है, ठीक है। कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए, क्या बोला गया है, उस परावर्तित परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको देखिए हमारा क्या बोला जाता है, उसको जो हमारा प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि के कारण ही निरंतरता का आभास होता है, ठीक है। जब ध्वनियां हमारी किसी कमरे में अगर हम तेजी से बोलते हैं किसी सभागार में, तो हमारी जो ध्वनि होती है वो दीवालों से परावर्तित होकर हमें बार बार अर्थात बार बार क्या है, टकरा की आवाजें जो होती हैं वह गूंजती रहती है, उसी में परावर्तित होती रहती है, अर्थात जो है प्रतिध्वनि के कारण ही हमें बार बार क्या होती, सुनाई देती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिध्वनि, ध्वनि की जो निरंतरता होती है, निरंतरता मीन्स गूंज, निरंतरता मीन्स क्या होता है, गूंज होता है। जो ध्वनि के जो गूंज है लगातार किस कारण से सुनाई देती रहती है, वो हमारा प्रतिध्वनि के कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए अब बताइए यहाँ ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? चलिए बताइए, और न्यूनतम फ्रिक्वेंसी क्या है जिससे कि वह मनुष्य द्वारा क्या है, सुना जा सकता है? तो कमेंट करके बताइए, 500 हर्ट्ज, आप बताइए 500 हर्ट्ज हो गया, 500 हर्ट्ज, इसको बताइए 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, कमेंट करके बताइए। ओनली सक्सेस जी कार्ड का भी आ गया 20 हर्ट्ज, विनय पटेल जी कार्ड का भी, बहुत शानदार विनय पटेल जी। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अक्की जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। तो यह 20 हर्ट्ज अर्थात जो न्यूनतम जो है वो 20 हर्ट्ज है, और इससे अगर कम हो जाएगा तो उसको अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है, अपश्रव्य ध्वनि बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं भैया आगे, चलिए। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? चलिए बताइए, मानक शोर स्तर, आलोक कुमार जी का आठ कभी है, बहुत शानदार आलोक कुमार जी। चलिए अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब इसका कमेंट करके बताइए कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर, एक शोर का स्तर बना दिया है गया है कि जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वहां पे इससे ज्यादा की ध्वनि वहां पे उत्पन्न नहीं कर सकते उसकी जो तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कि 65 डेसिबल, 45 डेसिबल, या 35 डेसिबल, या 25 डेसिबल। 9 का भी आ गया, बहुत शानदार। ओनली सक्सेस जी का भी आ गया है, और ओजीए वाले का भी आ गया है भैया, और डेमो जीएस अकेडमी जी का भी आया है, बहुत शानदार। सभी का क्या है, बी आ रहा है। अक्की जी का भी आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वो कितना हो जाएगा, 45 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि हम क्या आवासीय क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जो हमारे डीजे जो पहले बजते नहीं थे, तो इसीलिए उन पर रोक लगा दिया गया था कि बहुत ज़्यादा शोर करते थे, तो इसीलिए उनको 10 से 11 बजे के बाद क्या है बंद करवा दिया गया। तो इसी वजह से, क्योंकि आवासीय क्षेत्रों में इससे अधिक की ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते, कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 डेसिबल। इसका राइट आंसर क्या होगा, 45 डेसिबल। बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका आप लोग बताइए जल्दी से कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है।
तो इसका आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि किसका यांत्रिक ऊर्जा का रूप है, कि अनुगूंज का, कि विद्युत चुंबकीय तरंग का, कि कंपन का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ध्वनि किसका का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो आप लोग कमेंट कीजिए 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का बताइए। 10 का कमेंट कीजिए भैया जल्दी से सभी लोग। तो 10 का हमारा जो क्या हो जाएगा, देखिए ध्वनि जो होती है यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या हमारा क्या है, हमारा एक यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति क्या हमें पैदा करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप लोग कमेंट कीजिए। ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता को हम किसके द्वारा मापते हैं, प्रतिध्वनि के द्वारा, कि आवृत्ति के द्वारा, कि डेसिबल के द्वारा, कि हर्ट्ज हर्ट्ज के द्वारा। तो कमेंट कीजिए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा। 10 का ए, बहुत शान, हाँ बहुत बढ़िया बीना पटेल जी, 10 का ए था। अब बताइए 11 का क्या होगा, कि जो हम प्रतिध्वनि की प्रबलता जो है, ध्वनि की जो प्रबलता है उसको हम किसमें, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसमें कि प्रतिध्वनि में की करते हैं, कि आवृत्ति में करते हैं, कि डेसिबल में करते हैं, कि हर्ट्ज में करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया है भैया। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में। अब 2000, हाँ चलिए भैया, आलोक कुमार जी का सी आ गया, अक्की जी का सी आ गया, ओनली सक्सेस जी का सी, बीना पटेल जी सी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा भैया। डेसिबल जो ध्वनि की प्रबलता है उसको हम किसमें मापते हैं भैया, डेसिबल में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। सी हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि 25 सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही गलत हैं। तो बताइए, जल, मतलब समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो होती है 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला गया है, हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो बताइए, तो कमेंट करके आप लोग बताइए। केवल बी सही है, केवल बी सही है, केवल एक सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है। तो कमेंट कीजिए आप लोग। 13 का क्या कमेंट कर रहे हैं, अक्की जी का आ गया 13 का बी। 13 का क्या आ गया, अक्की जी का बी आया है। क्या बोला गया है, जल में अर्थात समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल होती है 1531 मीटर पर सेकंड होती है, ये बात तो सही है। चलिए, और दूसरा क्या बोला गया है कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 346 किमी प्रति घंटा होती है। तो किलोमीटर नहीं होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अर्थात 346 343, ठीक है, यह मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हमारा केवल ए सही है। तो हमारा ए वाला सही है, ये तो ये किस में है, बी में सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप लोग कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। चलिए बताइए, उच्च घनत्व का क्षेत्र का क्या कहलाता है। तो बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। 14 क्या होगा, कि बोला क्या जा रहा है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व को क्या बोला जाता है, उच्च घनत्व को क्या बोला जाता है, अनुनाद बोला जाता है, विरलन बोला जाता है, कि संपीड़न की दोलन बोला जाता है। तो कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिभा पटेल जी गुड आफ्टरनून, ओजीए वाले का जी सी आ गया। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का संपीड़न हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिना पटेल जी सी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अर्थात जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जो अनुदैर्घ्य तरंगे किस प्रकार से गति करती हैं, संपीड़न और विरलन माध्यम में गति करती हैं। तो बोला क्या गया है, उच्च घनत्व जहाँ पे होगा वहाँ पे संपीड़न होगा, और निम्न घनत्व जहाँ पे होगा वहाँ क्या क्या होगा, विरलन होगा। जहाँ पे अगर निम्न घनत्व होगी, निम्न घनत्व हो गया तो वहाँ पे विरलन होगा, और उच्च घनत्व जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, संपीड़ित होगा। अर्थात यह जो घटना होती है हमारी अनुदैर्घ्य तरंग में होती है। अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंगें होती है जिनमें माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंगों की गति के दिशा के समांतर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनमें ऐसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अक्की जी, आलोक कुमार जी, विनय पटेल जी, प्रतिभा जी, आरपी मोटिवेशन, ओजीए वाले, सभी का क्या है, सही आंसर है, एकदम राइट आंसर है। अब भैया इसका कमेंट कीजिए आप लोग
कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो बताइए ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, बताइए ध्वनि का वेग जो है सबसे कम किस में होता है, कमेंट करके बताइए आप लोग। जल, इस्पात, कांच और वायु। अक्की जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया अक्की जी। ओनली सक्सेस जी का भी डी आया है। सबसे ज्यादा जो होता है हमारा इस्पात में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हमारा वेग होता है ध्वनि का वो इस्पात में होता है, और सबसे कम कितना होता है, वायु में होता है, ठीक है, वायु में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बताइए आप लोग इसका 16 का, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर पर सेकंड है और ध्वनि और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। तो कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए भैया इसका 15 का डी, बहुत शानदार। अब 16 कमेंट करके बताइए 16 का इसका राइट आंसर क्या होगा, बीना पटेल 15 डी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो आप लोग 16 कमेंट करके बताइए 16 का क्या होगा। हमसे तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, अर्थात लेमडा का मान पूछा गया है, तरंग दैर्घ्य लेमडा को बोला जाता है ना, तो अर्थात v बराबर एन इंटू लेमडा से v बराबर कितना होता है, एन इंटू भैया लेमडा होता है ना, v बराबर एन इंटू लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v अपान एन हो जाएगा, तो v अपान एन हो जाएगा। और v की वैल्यू कितनी दी गई है भैया, यहाँ पे देखिए दिया गया है v की वैल्यू 5200 मीटर पर सेकेंड, और एन फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है 1000, ठीक है 1000 दिया गया है। इसको काट दीजिए इसे, ये 2 2 0 कट गया, ये 10 से इसमें जब भाग करेंगे तो 5.2, ठीक है, ठीक है, कितना हो गया 5.2 मीटर, अर्थात लेमडा जो है दूरी का, इसका मतलब क्या मीटर होता है, 5.2 किसमें है, तो विनय पटेल जी का 16 का सी, आलोक कुमार जी का 16 का सी, बहुत बढ़िया, प्रतिभा पटेल जी का 16 का सी भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 5.2, 5.2 क्या हो जाएगा राइट आंसर 5.2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका, अब कमेंट करके आप लोग बताइए कि ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें, कमेंट कीजिए जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें अणु हो जो कंपन करते हैं, अणु हो जो टकराते हैं, वायु हो जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अणु हो जो आयनन आयनन उत्पन्न करते हैं। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, चलिए देखिए, ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें अणु हो जो कंपन करते हो। अक्की जी का आ गया, बहुत बढ़िया अक्की जी। और लोग कमेंट कीजिए, अणु हो जो टकराते हो, अणु हो जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हो, अणु हो जो आयन उत्पन्न करते हो। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बहुत बढ़िया, बीना पटेल जी का ए आ गया, बहुत शानदार। इसका क्या होगा, ध्वनि को ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जाता है जिसमें क्या हो, अणु हो और जो कंपन करते हो, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या बोला जाता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बोला जाता है ना, अर्थात इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अब बताइए 18 का, जब एक मूल ध्वनि का प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि ध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है, बताइए 5 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड या 1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। तो बताइए बताइए भैया, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केवल जब एक मूल ध्वनि जो है का प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर, जब एक मूल ध्वनि जो होती है वो परावर्तित होकर कितने समय के बाद हमें वो सुनाई देगी। अक्की जी का आ गया डी, बहुत बढ़िया, ओनली सक्सेस जी डी आ गया है। तो परावर्तित होने के बाद और कितने समय के बाद हमें सुनाई देगी, वो 0.1 सेकंड के बाद हमें क्या सुनाई देगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आलोक कुमार जी की 18 का डी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बीना पटेल जी का भी 18 का डी आ गया। और किसका आया भैया, चलिए सभी का एकदम आंसर क्या था, सही था। इसका हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। अब बताइए 19 का, निम्नलिखित में अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या होता है जी। 18 का डी, प्रतिभा पटेल जी की 18 डी। अब कमेंट कीजिए 19 का, आप लोग 19 का क्या होगा जल्दी से बताइए।
जो अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक ग्राफी का उपयोग क्या चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। तो अब बताइए इसमें क्या होगा? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग एक्सरे, इसमें लिखा है एक्सरे। देखिए इसका पहला है ऑप्शन क्या, इसका उपयोग एक्सरे को देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दवाओं के लाभ के प्रेक्षण हेतु किया जाता है। तीसरा है इसका प्रयोग अंग विच्छेदन करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर, यहाँ है माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण लिखा है, भ्रूण, माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विनय पटेल जी का आ गया 19 का डी, शंकर कुमार जी का 19 का डी, बहुत बढ़िया। प्रतिभा पटेल जी का भी 19 का डी आ गया, ओनली सक्सेस जी का डी आ गया। तो जो हमारा जो अल्ट्रासोनोग्राफी का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? इसका जो उपयोग है माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया, सभी का जो हमारा है राइट आंसर है। जो एक्स किरणें होती हैं उनका उपयोग क्या है? एक्सरे के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सरे जो किया जाता है हमारा वो एक्स किरणों के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका, चलिए उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें जिसकी प्रदत्त माध्यम में फ्रिक्वेंसी दी है 800 हर्ट्ज है और गति 420 है मीटर पर सेकंड है। तो हमको क्या बोला है? लेमडा का मान ज्ञात करना है। लेमडा बराबर वी अपान एन, अभी हमने बताया लेमडा बराबर क्या होता है? वी अपान कितना होता है? वी अपान एन होता है। ठीक है, लेमडा बराबर वी अपान एन। तो इस पर वैल्यू रखिए और पुट करके बताइए कि 20 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। कमेंट करके बताइए कि कितना होगा। कमेंट करिए भैया जल्दी, सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर कितना होगा। शंकर जी का 20 का ए आ गया 0.425 सेकेंड, 0.425 मीटर। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए। ओनली सक्सेस जी का 20 का सी है, बहुत अक्की जी का सी आया है। चलिए और लोग, बीना पटेल जी का सी, बहुत शानदार। देखिए इसको सवाल इस पर सीधा वैल्यू रखना है हमें। यहाँ पे देखिए 420 दिया है ना, 420 अपान 800। तो यहाँ पे सीधा इसको हम क्या है पुट वैल्यू क्या करना, काटना है इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 0.525 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। विनय पटेल जी, शंकर कुमार जी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.525 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा पटेल जी का, अक्की जी का, बहुत शानदार। तो सभी का क्या है राइट आंसर है। अब करते हैं ये, इसका राइट आंसर क्या कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग इसका, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? चलिए बताइए आप, चलिए आप लोग 21 का बताइए कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होगी। चलिए बताइए, क्या बोला गया है? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, या 300 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, या 400 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। हाँ बहुत सही, अक्की जी का भैया ए आ गया है। क्या? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। 100 हर्ट्ज की आकृति वाली तरंग, ओजीए वाले अक्की जी, बहुत बढ़िया। बिना पटेल जी का भी ए आ गया जी। इसका राइट आंसर हमारा क्या ए हो जाएगा, अर्थात 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। ठीक है, 21 का है। आलोक कुमार जी का ए आया, बिना पटेल जी, बहुत बढ़िया। सभी का क्या है राइट आंसर है। जो तरंग दैर्ध्य हमारा पूछा गया था कि तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी किसमें होगी, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी वही इसमें क्या तरंग दैर्ध्य उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे कम होगी उसी का हो तरंग दैर्ध्य क्या होना होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसका बताइए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की रेंज क्या है जो मानव कान नहीं सुन सकता है? अब बताइए ना है आपको।
आप लोग अब 22 कमेंट करके आंसर कीजिए कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति रेंज क्या है, उस रेंज को बताना है जो मानव कान नहीं सुन सकता है। तो बताइए, लगभग 20 हर्ट्ज से 12,000 हर्ट्ज, और लगभग 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और लगभग 40 हर्ट्ज से 80,000 हर्ट्ज। तो कमेंट करके आप लोग बताइए। अक्की जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। आलोक कुमार जी का डी आ गया, ओजी वाले का डी आ गया, बहुत सही। तो देखिए, जो मनुष्य जो ध्वनि नहीं सुन सकता है, देखिए 40 हर्ट्ज से 80,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है वो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा। मनुष्य किस ध्वनि को सुन सकता है, सी वाला जो हमारा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की, ये द्वारा मनुष्य इन ध्वनियों को क्या करता है, सुन सकता है। 22 का डी, विनय पटेल जी, शंकर जी, शंकर कुमार जी, सी नहीं होगा। सी क्या होगा, सी में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, ध्यान से देखिए, नहीं सुन सकता है, नहीं बोला गया है ना। अगर यहाँ बोला गया होता सुन सकता है, अगर यहाँ लिखा गया होता सुन सकता है ना, तो आप करते 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब भैया इसका बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा संगीत नोट्स की एक दूसरे से अलग नहीं करता, अंतराल, गुणवत्ता, प्रबलता, आवृत्ति, बताइए। कमेंट कीजिए, इनमें से कौन सा संगीत नोट्स की एक दूसरे से अलग नहीं करता है, अंतराल, गुणवत्ता, प्रबलता, या फिर फ्रीक्वेंसी। 23 का कमेंट करिए भैया जल्दी, 23 का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, 23 का क्या होगा बताइए जल्दी। 23 का डी, बहुत शानदार। तो इसका फ्रिक्वेंसी जो होता है वो अलग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इनमें से कौन सा संगीत नोट्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो नहीं कर सकता है। अब बताइए इसका, एक स्रोत 10 रिंग एवं 10 गर्त 0.1 सेकंड में उत्पादित करता है। ठीक है, 23 का डी, बहुत बढ़िया। अब 24 का बताइए, इसमें क्या बोला गया है, एक स्रोत जो है 10 रिंग और 10 गर्त 0.1 सेकंड में उत्पादित करता है, तरंग द्वारा उत्पादित आवृत्ति क्या होगी, कमेंट कीजिए जल्दी से। उत्पादित आवृत्ति क्या होगी बताइए। ठीक है, देखिए हमें मालूम है, जैसे हमारी जो जो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से तरंगे उत्पन्न हुई और चलना प्रारंभ की, चलना प्रारंभ की, ठीक है, तो हमारा मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच आई ना। ठीक है, तो हमारा जो ये ऊपरी वाला जो भाग हमारा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम श्रृंग। ठीक है, श्रृंग है। और ये जो निचली वाला भाग है हमारा, क्या बोला जाएगा, उसको गर्त बोला जाता है ना, गर्त बोला जाता है। और इसको, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है इसकी, क्या, इसको क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। और दो श्रृंगों के मध्य की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लेमडा बोलते हैं, अर्थात तरंग दैर्ध्य बोला है। और दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, लेमडा बोला जाता है। ठीक है, लेमडा बोला जाता है। और हमसे कहा गया है कि एक स्रोत 10 श्रृंग एवं 10 गर्त 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में, अर्थात यहाँ से अगर कोई फ्रिक्वेंसी उत्पन्न हुई और यहाँ से यहाँ तक जाने में, उसके बाद यहाँ से पुनः यहाँ तक इसी पॉइंट पर आने में क्या कर रहा है, क्या ना, 10 श्रृंग और 10 गर्त करने में 1.1 सेकंड लेता है। ठीक है, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोला जाता है। शंकर जी कुमार जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। तो प्रति सेकंड किए गए जो कंपनों की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, हम आवृत्ति बोलते हैं। अर्थात 0.1 सेकंड, बोला क्या गया, 0.1 सेकंड, 1 मिनट, दशमलव क्या है, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 1 सेकंड में दशमलव क्या है, 0.1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक एक दोलन पूरा किया ना, तो प्रति सेकंड किए गए जो दोलनों की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो 1 सेकंड में कितना कर रहा है, 10 गर्त 10। ठीक है, तो 1.1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में तो हो जाएगा
10/0.1, तो ये दशमलव जब हट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, n बराबर कितना, 100 हर्ट्ज। क्लियर है ना, हमारी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज जो हो जाएगी। क्लियर है, बहुत शानदार। आलोक कुमार जी का 24 का डी, शंकर कुमार जी का, अक्की जी का, विनय पटेल जी का, प्रतिभा पटेल जी का, सबका डी आ गया। ठीक है, ये क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना। अर्थात दो श्रृंगों की जो मध्य की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, लेमडा बोला जाता है। इसके जो यहाँ से श्रृंग की मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक के बीच को क्या बोलते हैं, आयाम बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया आगे। चलो अब इसका कमेंट करके बताइए आप लोग कि क्या बोला गया, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग दैर्ध्य दैर्ध्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति कितना दिया गया है, 380 मीटर प्रति सेकंड है। तो कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। v बराबर एन इंटू लेमडा से, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v अपान कितना हो जाएगा, v अपान एन हो जाएगा। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v अपान एन हो जाएगा। 25 का कमेंट कीजिए भैया। तो लेमडा बराबर v अपान एन हो जाएगा। v का मान कितना दिया गया है, 380 दिया गया है ना। v का मान कितना, 380, और फ्रिक्वेंसी कितना दिया है, 840। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.45 मीटर। ठीक है, 0.45 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.45 मीटर आएगा। ठीक है, इसको काट लीजिए। 19 दूनी कितना 38 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। इसको जब इससे भाग करेंगे 0.45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का बताइए। 25 का आ गया 0.45 मीटर भैया, आ गया 0.45 मीटर। ठीक है, विनय पटेल जी का बी आ गया, प्रतिभा पटेल जी का बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.45 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से। अब कुछ क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए अब इसको बताइए आप लोग। चलिए 26 का बताइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हमें यन का मान दिया गया है ना, यन का फ्रिक्वेंसी जो हमारी कितने दिया है, 500 हर्ट्ज दिया गया है। और अब 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य दिया है, अर्थात लेमडा का मान दिया गया है, या लेमडा का मान दिया है 0.4 मीटर। ठीक है, और हमें क्या, और दूरी दिया गया है 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बताइए यहाँ से कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं v बराबर एन इंटू लेमडा से, v बराबर कितना होता है, एन इंटू लेमडा भैया, एन इंटू लेमडा से यहाँ से हम v चाल निकाल लेंगे, तो अर्थात 500 और लेमडा का मान 0.4, तो 5 चौक 20 हो जाएगा ना, ये 5 चौक 20 अर्थात 200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ से वेग निकल आया ना, यहाँ से चाल हमारी निकल आई। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय हमसे ये पूछा गया है, तो इसको इधर कर दिया। टी बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारे कितनी दी गई है, 600 मीटर। ठीक है, दूरी कितना दिया, 600 मीटर। और हम चाल अभी हमने निकाला 200 मीटर, 200 मीटर पर सेकंड। तो 200 रख दे देंगे, तो काट दीजिएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 300, 3 सेकेंड। किसका किसका आंसर आया भैया, 26 का। अभी किसी का नहीं आ पाया भैया, कैसे सॉल्व कर रहे हो सभी लोग। अक्की जी का आ गया सी, ओनली सक्सेस जी का सी आ गया, तो बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 सेकंड। किसमें भैया, अच्छा इसमें, अब इसको लग दिए 3 सेकंड। ठीक है, सी वाला हो जाएगा हमारा। बिना पटेल जी 26 का सी हो गया, बिना पटेल जी का 26 का सी। ठीक है, 3 सेकंड। ठीक है भैया, इसका क्या हो जाएगा, 3 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व करके हमने बता दिया कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका, एक इसको कमेंट करिए जल्दी से कि एक ध्वनि स्रोत आवृत्ति जो है 400 हर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य जो है 2.5 मीटर तरंगे भेजता है, तो ध्वनि तरंगों का वेग पूछा गया है। तो कमेंट कीजिए इसका भी, इसको सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप भाग कर दीजिए, आ जाएगा। कमेंट कीजिए जल्दी से।
27 का सी आ गया भैया, किजी का सी आ गया है। चलिए चलिए इसमें पूछा गया तरंग दैर्ध्य वी बराबर एन इंटू लेमडा से, वी बराबर कितना हो जाएगा एन इंटू लेमडा से। इसमें भी रखिए वैल्यू, एन का मान 400 दिया गया है, लेमडा का मान कितना दिया 2.5 होगा, 25 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, 25 चौका 100 और ये 2 जीरो लगाइए, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो अर्थात कितना हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा 1000 मीटर प्रति सेकेंड। 1000 मीटर प्रति सेकेंड किसका किसका 1000 मीटर प्रति सेकंड आया, शंकर कुमार जी का आ गया, बहुत शानदार शंकर कुमार जी। विनय पटेल जी का भी सी आ गया, तो बहुत सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए इसका बताइए आप लोग, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, जब ध्वनि जो है हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या है, कंपन नहीं करते हैं, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। चलिए कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। तो कमेंट कीजिए आप लोग 28 का क्या होगा, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। विनय पटेल जी 27 का बहुत सही लिखा जा रहा था। अब आप लोग 28 कर दीजिए कमेंट जल्दी से। वो अक्की जी का डी आ गया, ओजी वाले का डी आ गया। देखिए क्या बोला गया है, जब ध्वनि जो है हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या कंपन नहीं करते हैं, ये तो गलत हो गया। चलिए तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत, लंबवत तो होगा नहीं, जो ध्वनि तरंगे होती है हमारी क्या है लंबवत नहीं, क्या बोलते हैं आलोक कुमार जी का डी। चलिए देखते हैं डी, डिम क्या बोला गया है, क्या बोला गया है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या है, जो हमारी जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ऐसी तरंगें होती है जिनमें क्या होता है, जो माध्यम के जो कण होते हैं तरंग की गति की दिशा के समांतर गति करते हैं। ठीक है, तरंग की गति की दिशा के समांतर ही गति करेंगे। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ तरंग होगी उसके लंबवत कार्य करते हैं, लंबवत गति करते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही था। अब बताइए इसका, कमेंट करिए, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग पूछा गया है, तो बताइए आप लोग हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, कमेंट करिए। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, हवा में ध्वनि का वेग ओनली सक्सेस जी का 29 का भी 332 मीटर पर सेकंड होता है, बहुत सही। तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, 8 है ऊपर पावर 3 × 10⁸ जो होता है वो प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जी भैया, आलोक कुमार जी का बी आ गया, बहुत शानदार आलोक कुमार जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए इसको बताइए प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है, कमेंट कीजिए। एम्पलीफायर, प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है, आगत संकेतों की शक्ति या धारा को वोल्टेज को बढ़ाना, बहुत सही। इसके आगत में भारित संकेत को क्षीण करना, चलिए इनमें से भारित संकेत में विरूपण पैदा करना, या बी तथा सी दोनों। जी अक्की जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए जो एम्पलीफायर होता है, जो हमारे साउंड सिस्टम होते हैं उसमें क्या लगाया जाता है, एम्पलीफायर लगाया जाता है। ठीक है, वो किस लिए लगाया जाता है, देखिए आगत संकेतों की शक्ति या धारा को वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है, एम्पलीफायर का उपयोग यही होता है। ठीक है, उसके वोल्टेज को बढ़ाना, शक्ति धारा और वोल्टेज को बढ़ाना ही एम्पलीफायर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए एक त्रिविम ध्वनि तंत्र के लिए, कमेंट कीजिए, एक त्रिविम ध्वनि तंत्र के लिए आवश्यक क्या है, 2 अलग माइक्रोफोन, 2 अलग प्रवर्धक, 2 अलग स्पीकर, अर्थात जो ऊपर दिया गया वो सभी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कमेंट कीजिए। एक त्रिविम ध्वनि के तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? देखिए इसमें क्या है, 2 अलग माइक्रोफोन, ये भी हमारा सही है। 2 अलग प्रवर्धक जो होता है एम्पलीफायर, वो भी सही है। 2 अलग स्पीकर जो होते हैं वो भी सही है। अर्थात ये सभी हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइए 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि होगी? चलिए बताइए अब। आलोक कुमार जी का 31 कटी, बहुत बढ़िया। विनय पटेल जी, शंकर कुमार जी, सही है। अब 32 का कमेंट कीजिए। सभी लोग 32 का कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिया है और टाइम हमसे पूछ लिया गया है। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोला जाता है। अर्थात n इक्वल टू होता है 1/t। 1 कितना होता है? टी होता है। अर्थात टी बराबर कितना हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। तो रख लीजिए यहाँ वैल्यू सीधा, तो 1/200। 1/200। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा 1/200। ठीक है, अरे इसको सीधा काट लीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। 0.005, 0.005। ठीक है, 0.005 सेकंड कहाँ किस में है? ये बी वाला है। ठीक है, 0.005 सेकंड। अक्की जी का बी आया है 32 का, बहुत बढ़िया। 0.005 सेकंड, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इसका बताइए, एक आदर्श एम्पलीफायर क्या होता है? चलिए, आइडियल एम्पलीफायर, एक आदर्श एम्पलीफायर में क्या होता है वो बताना है। 1 डेसिबल से कम ध्वनि अंग होता है, और दूसरा क्या बोला गया है? इकाई, इसमें 1 मिनट रुकिए। खंड, लेकिन ठीक लिखा है यार, खंड, ये है खंड है, लिखा गया है। खंड गुणक होता है, या इसमें लिखिए 0 डेसिबल से अधिक खंड अंग होता है, ऊपर का कोई नहीं। कमेंट कीजिए पहला वाला कमेंट, इसमें कमेंट करके बताइए क्या होगा। 33 का, ठीक है। इसमें ये जितना होते हैं जितना भी आदर्श आइडियल एम्पलीफायर होते हैं, इनमें ये सभी गुण होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? अर्थात इसमें ये कोई गुण नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत सही। 33 का डी हो, इसमें इसका कोई गुण नहीं होता है। ठीक है, ये सभी क्या है? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसका बताइए, चलिए जल्दी से। 20 डेसिबल शोर स्तर 1 डेसिबल शोर स्तर की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली है? कमेंट करिए जल्दी से। कमेंट करके बताइए। ये अपना क्या है, शायद लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होगा? आपकी मैथ की क्लास होगी। शंकर कुमार जी का 33 का डी, बहुत बढ़िया। आप लोग 34 कमेंट करके कितना गुना होगा? 20। चौंतीस कमेंट करके बताइए। देखिए देखिए बोला गया है 20 डेसिबल शोर स्तर से 1 डेसिबल शोर स्तर की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली है? तो कमेंट करके बताइए आप लोग। सी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हमारा 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, 100 गुना हो जाएगा। 100 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना। प्रतिभा पटेल जी का सी, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग क्लास को अपनी क्या करते हैं, अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैथ की क्लास है। मैथ में हमारे जो परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन जो होगा इसके बढ़िया बढ़िया वो सभी हम जितने भी क्वेश्चन इस यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, वो सभी आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, उसमें किसी न किसी एग्जाम में जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो जिस भी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही यहाँ पे लेकर आया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और कल सभी लोग टाइम पर आ जाइएगा। धन्यवाद।